डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने मेरी डायरी के पिछले सारे केसेस शायद सुने ही होंगे। हमने दूसरी दुनिया का सफ़र भी किया, इसी के साथ भूतों का सामना भी किया। मैंने अपने एक खास दोस्त का धोखा भी देखा, लेकिन इस केस को मैं बिल्कुल अलग नज़र से देखता हूँ। इसमें एक ऐसा सफ़र है जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मैं पहले कभी सोच नहीं सकता था कि इसके अंत में मुझे ये देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ इस केस के सफ़र पर। यह सुबह का वक्त था और मैं नाश्ता बनाकर उसे खाने ही वाला था, लेकिन बार बार मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था। पहले तो मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाना चाहा, लेकिन बार बार कोई उस पर फ़ोन किए जा रहा था। मैंने सोचा चलो एक बार फ़ोन देख ही लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा और फिर वो काम करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन देखा, उस पर 10 मिस कॉल आ चुकी थी। हर कॉल अलग अलग नंबर से थी और मैं उन सब नंबर्स को पहचानता था। वो सभी सरकारी नंबर थे और मुझे उससे कोई ना कोई खास केस मिलने वाला था। मुझे अब नाश्ता छोड़ना ही पड़ा और मैं जल्दी से उस सरकारी दफ्तर में पहुंच गया। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई थी और मुझे ये कहा जा रहा था कि मुझे बहुत ही जल्द उत्तराखंड में जाना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में मुझे एक खास केस सॉल्व करना होगा और मुझे अभी निकलना होगा। मैंने नाश्ता तक नहीं किया था और मैं बार बार पूछे जा रहा था आखिर वहाँ पर ऐसा क्या घट चुका है जिसलिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा है। क्या पुलिस वाले या खास तौर पर सीआईडी वाले उस केस को सुलझा नहीं सकते? लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था क्योंकि इस केस को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था। मुझे वहां पर जाना ही पड़ता। मैं जल्दी से घर गया और मैंने सामान पैक किया। मेरा सुबह का बनाया सैंडविच अब भी टेबल पर पड़ा था और मैं सोच रहा था कि उसे खा सकता हूं, लेकिन बार बार मेरा फ़ोन फिर से रिंग करता जा रहा था और ये मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैं देरी नहीं कर सकता, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मुझे जल्दी से उस इलाके में पहुँचना था। ये एक पुराना गांव था और वहाँ पर उसके पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी जिसे छिपाया जा रहा था। ना तो उसकी खबर मीडिया को दी जा सकती थी और ना ही आम लोगों को, लेकिन वहां पर भीड़ लगना शुरू हो गई थी और मैं जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। लगभग 6 से 7 घंटे का सफ़र करके मैं वहां पर पहुंच ही गया। मैं बाहर खड़ा यही पूछ रहा था आखिर यहां पर ऐसी क्या घटना हो चुकी है जो मुझे इतनी दूर से बुलाया गया है, लेकिन तब तक मुझे कुछ नहीं बताया गया था। भीड़ को चीरता हुआ मैं उस पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था और जैसे पुलिस वाले एक एक करके पीछे हट रहे थे, वो मेरे लिए रास्ता बना रहे थे। मैं ऐसा एहसास कर रहा था जैसे मैं खास हूँ, लेकिन मुझे तब थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। अगर इस केस को पुलिस सुलझा नहीं पा रही है तो यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन मैं जैसे ही उस पुलिस स्टेशन में पहुँचा, मेरे सामने 2 लाशें टंगी थी। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बीच वाले हॉल में 2 लोगों को फांसी लगाई गई थी, लेकिन उनके सड़े हुए शरीर देखकर मैं ये तो समझ गया था कि फांसी के ज़रिए उन्हें यहाँ पर मारा नहीं गया है, बल्कि उनको कहीं और मारा गया होगा और उनकी लाशें उठाकर यहाँ लाकर टांग दी होंगी। लेकिन पुलिस स्टेशन के हॉल में किसी लाश को टांगना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर 50 से ज़्यादा पुलिस वाले काम करते हैं और वो दिन रात यहाँ पर आते जाते ही रहते हैं। फिर भी ऐसी घटना को अंजाम देना कोई साधारण काम नहीं हो सकता। उन दोनों लाशों के चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन उनकी खुली आंखें जैसे सबको घूरे जा रही थी। वो बार बार हवा के ज़रिए धीरे धीरे झूल रहे थे और उनकी आंखें देखने पर मुझे ये भी पता लगा कि उनकी पलकें नहीं हैं,
जैसे पलकों को काटा गया था। वहां पर काले रंग का खून बना हुआ था और उनका शरीर ऐसे सड़ गया था जैसे पूरे पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा दुर्गंध भर देने वाला हो। लेकिन फिर भी कोई उसे वहां से हटा नहीं रहा था। शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पहले उन लाशों को चेक करना था। सभी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत खास हूं। मैं ऐसे केस पहले भी सुलझा चुका था, लेकिन मैंने धीरे धीरे सबसे बात करना शुरू कर दी। मैं उस लाश को सबसे पहले छूना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे ग्लव्स पहनने थे। उसके बाद भी उस लाश के पास जाना खतरनाक हो सकता है। आखिर उनको कैसे मारा गया ये समझना भी सबसे ज़रूरी है। मैंने एक एक करके पुलिस वालों से ये पूछना शुरू कर दिया, आखिर इस लाश को टांगा कब गया। उन सब का एक ही जवाब था, कल रात 12 बजे। लेकिन लगभग 11:30 बजे भी यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले थे और 12:30 बजे भी। थोड़े समय के लिए ही वो इधर उधर हुए और कोई इन 2 लाशों को यहाँ पर आकर टांग गया। जब इन लाशों को यहाँ पर टांगा गया था तब भी 4 पुलिस वाले यहीं पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहे थे। एक तो बिल्कुल सामने वाले कमरे में बैठा फाइलिंग का काम कर रहा था, उसके जैसे सामने उन लाशों को टांग दिया गया हो। मैं उससे सवाल किए जा रहा था और उसका जवाब ये था कि वो थोड़े समय के लिए ही अपनी गर्दन झुकाकर वो काम कर रहा था। जब उसने अपना सर उठाया उसके सामने वो लाशें टांगी जा चुकी थी। आखिर किसी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो पुलिस स्टेशन में घुस गया हो और 2 लाशों को टांग कर चला गया हो। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। उस रस्सी को उनके गले पर बांधा गया था और ऊपर वाले एक बड़े से पोल से उनको टांगा गया था। उस रस्सी को काफ़ी बार उस पोल से लपेटा भी गया था और उसके बाद नीचे दरवाजे पर उसे गांठ बांध दी गई थी। यह काम आसानी से नहीं किया जा सकता था। इसके लिए टेबल की ज़रूरत भी पड़ती जिसे यहीं पर घसीटा जाना चाहिए था, लेकिन उसके निशान यहाँ तक नहीं थे। किसी चीज़ को नीचे रखा गया हो उसके निशान तक नीचे नहीं थे। वो लाश सड़ चुकी थी और उनसे गीली बूंदें गिर रही थी जैसे उन्हें भिगोया गया था, लेकिन वो बूंदें बिल्कुल इसके नीचे ही पड़ी थी। आसपास मैंने एक बूंद तक नहीं देखी। उन लाशों की फॉरेंसिक जांच होनी थी, उसके बाद ही पता चलता कि वो मरे कैसे थे। क्या उनकी लाशों को यहाँ पर टांगा गया था या वो यहीं पर मरे थे और उनके शरीर इस तरह से सड़ गए। मैं ऐसे भूत प्रेत के किस्सों को सुलझा चुका था कि मुझे इन चीज़ों पर भी भरोसा होने लगा था। मैं दूसरी दुनिया के कई ऐसे कांड जानता था जो यहाँ घट चुके थे। इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था। इसके बाद उन लाशों को उतारा गया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, लेकिन उन लाशों को खास तौर पर देखने के लिए मुझे 1 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। मैं अगले ही दिन फॉरेंसिक लैब में पहुंच गया और वहां पर खास तौर पर डॉक्टर ने मुझे उन लाशों को दिखाया। उन लाशों में बहुत कुछ सामान था। उनकी गर्दन के पीछे काले रंग के टैटू गोदे गए थे जो बिल्कुल साफ थे और उसके आसपास की चमड़ी बिल्कुल नहीं सड़ी थी। और डॉक्टर एक खास चीज़ बता रहे थे कि उन दोनों की मौत लगभग 48 घंटे पहले हुई होगी, यानी कि वहां टांगने से कुछ ही समय पहले लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मारा गया और उसके बाद यहाँ पर टांगा गया। मेरा एक ही सवाल था, इस तरह से लाश इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा कैसे सड़ सकती है? और डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो तो खुद हैरान था कि इतनी जल्दी मरने के बाद ये शरीर इस तरह से कैसे सड़ सकता है। इनके पेट में कुछ नहीं पाया गया क्योंकि ये बहुत समय से भूखे थे और इनकी मौत भी जैसे अचानक हुई हो। ना तो इनका गला घोंटा गया था और ना ही इन्हें कोई जहर दिया गया था। इनकी मौत दिल के रुकने से हुई, लेकिन फिर भी इनको हार्ट अटैक नहीं आया था। इन्हें किसी तरह की कोई चीज़ खिलाई गई हो सकती है जिससे इनका दिल बिल्कुल एकदम से रुक गया और ये मर गए। डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहा था आखिर उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन मैं जानता था ये साधारण केस नहीं हो सकता। मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता लगाना ही होगा।
मुझे इसके बारे में सब कुछ खुद ही पता लगाना था, क्योंकि किसी पुलिस वाले ने इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। तो मुझे सारी फॉरेंसिक फाइल्स भी अपने साथ रखनी थी। इसी के साथ मुझे ये कौन है उसके बारे में भी पता लगाना था। ये कहाँ से आए, इन्हें कौन मार सकता है, और इस तरह से पुलिस स्टेशन में टांगना क्या कारण हो सकता है? क्या पुलिस वालों को डराया जा रहा है? मुझे हर चीज़ का पता लगाना था, और मैं एक चीज़ जानता था, ये केस साधारण नहीं होने वाला और मुझे इसमें खतरा भी हो सकता है। मैं डॉक्टर से बार बार बात कर रहा था, क्या मुझे मेरी टीम में कोई मिल सकता है, कोई पुलिस वाला, कोई डॉक्टर, शायद मुझे उसकी ज़रूरत हो। तो उस डॉक्टर ने एक ख़ास चीज़ बताई। उसने कहा कि मेरी मदद के लिए डॉक्टर रचना मेरे साथ ही रहने वाली हैं। वो मेरी हर तरह से मदद करेंगी। वो ऐसे केसेस पहले भी देख चुकी हैं। पुलिस वाले उनकी बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं। मुझे खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया था और डॉक्टर रचना ने भी ये केस खुद ही लिया है। वो चाहती हैं कि ऐसा केस वो सुलझा पाएं। मैं उसके बाद डॉक्टर रचना से मिला और काफ़ी देर उनसे बात करता रहा। मुझे उनसे बात करने के बाद ये पता लगा कि उनको भी डिटेक्टिव वाला काम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ऐसी नॉवेल्स पढ़ती ही रहती हैं। इसी के साथ उनको फॉरेंसिक जांच की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो बारीकी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानती हैं और वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। मुझे अब उनकी मदद भी लेनी थी, लेकिन मैं किसी पुलिस वाले को भी चाहता था, क्योंकि अगर मुझे जान का खतरा हो तो वो मेरी मदद कर सके। लेकिन तब मुझे पता लगा कि कोई भी पुलिस वाला मेरी मदद के लिए साथ नहीं आ रहा था। वो सब डरे हुए थे। वो सब एक ही चीज़ कहे जा रहे थे कि ये काम शैतान का है और शैतान धीरे धीरे जाग रहा है। वो दूसरी दुनिया की शक्ति होती है। ऐसा 200 से लेकर 300 साल पहले भी यहाँ पर हो चुका था और यहाँ पर पंडितों ने मिलकर उस शैतान को दूसरी दुनिया में भेजा था। लगता है दोबारा वैसा ही होना शुरू हो गया है और इसका सबूत खास तौर पर उस पुलिस स्टेशन के अंदर दिया गया है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। लेकिन इसे अब भी छिपाया जा रहा था, क्योंकि आम जनता को इसके बारे में पता चलता तो वहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ मच सकती थी। लोग डर कर वहाँ से भाग सकते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे और अगर वो भी डर जाती तो यहाँ पर तो भगदड़ मच जाती और इसी को पुलिस वालों को रोकना था। अब मैं डॉक्टर रचना के साथ उसी पुलिस स्टेशन में पहुँच गया था। मुझे डॉक्टर रचना कुछ बताना चाहती थी जिस पर कोई पुलिस वाला यकीन नहीं कर रहा था। मैं उनकी बात सुनना चाहता था, क्योंकि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो हमें उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। मैं डॉक्टर रचना के साथ उसी पुलिस स्टेशन में खड़ा उनकी बातें सुने जा रहा था और वो मुझे एक एक करके बातें बताना शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा, यहाँ देखो, इस पुलिस स्टेशन में कई निशान हैं जो उनकी पीठ पर भी पाए गए थे। देखो, यहाँ नीचे जैसे खरोंच आ गया है, ये वैसा ही निशान है जैसा उनकी पीठ पर था। लगता है किसी ने नीचे खरोंचा भी होगा, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को पता नहीं लगा। कैसे हो सकता है? यहाँ खरोंचने में 1 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी किसी पुलिस वाले ने ये माना तक नहीं कि यहाँ कोई आया था। यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ उनकी पीठ पर जो निशान है, ये डॉक्टर रचना को पता था कहाँ से आता है। डॉक्टर रचना ने बताया कि पीछे वाली पहाड़ी के पास ही एक पुराना गांव है। वहाँ पर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है और उसके पीछे जैसे जंगल शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर कई कबीले के लोग रहते हैं और पुराने गांव के लोग रहते हैं। कईयों के हाथ और पीठ पर ऐसे निशान होते हैं। ये ज़रूर ही वही लोग हैं। शायद ये आदिवासी हैं जो वहाँ पर रहते हैं। ये आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते और कई लोग इन्हें साधु मानने की गलती कर देते हैं, लेकिन ये वही हो सकते हैं। हमें उन जंगलों में जाना होगा, उन पहाड़ियों के पीछे जाना होगा, उन गांवों में जाना होगा और ये पता करना होगा कि क्या ये लोग वहीं से आए हैं। हमें उनकी तस्वीरें उन्हें दिखानी होंगी। उनका थोड़ा सा सामान भी हमें मिला है, हमें वो साथ रखना ही होगा। तब हम पता कर सकते हैं
ये लोग कहाँ से आए हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा कि यहाँ पर ये कैसे पहुँचे। मुझे डॉक्टर रचना की बातें बहुत बढ़िया लग रही थी। मैं इसके बारे में सोच ही नहीं पाया, मैं आसपास ये देख ही नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर रचना ने पूरा पुलिस स्टेशन छान मारा था। जहाँ जहाँ पर भी खरौंचा गया था वैसा निशान बनाया गया था। डॉक्टर रचना ने उसे ढूंढ ही निकाला था। और एक खास चीज़ जिसे मैं देख नहीं पाया, उस पुलिस स्टेशन से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। उस कैमरे की दिशा बिल्कुल स्टेशन की तरफ ही थी। मैं इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गया था। अगर सीसीटीवी में उस समय कोई आता है तो हमें सबसे पहले उसी पर शक होगा। मैं उस जगह पहुंच गया था। मुझे वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी। मेरे साथ डॉक्टर रचना थी। मैं उन्हें भी मना नहीं कर सकता था क्योंकि ये उन्हीं का आइडिया था। मैंने तो सीसीटीवी के बारे में सोचा तक नहीं था क्योंकि मुझे आसपास कोई सीसीटीवी नज़र नहीं आया था। मैं तो सोच रहा था इस पुराने से इलाके में कहाँ कोई सीसीटीवी लगाया होगा, लेकिन पास में ही नया होटल बन रहा था जिस पर सीसीटीवी लगाया गया था। तो मुझे डॉक्टर रचना की बातें बहुत सही लगी। डॉक्टर रचना के साथ मैं उसी समय की रिकॉर्डिंग देख रहा था और हम ये देख रहे थे क्या पुलिस स्टेशन में कोई आया था। हमने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली। कोई भी रस्सी या सामान लेकर पुलिस स्टेशन में गया ही नहीं। ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी। लेकिन एक खास चीज़ कि लगभग जब वो लाशें वहाँ पर मिली थी उससे 15 मिनट पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई थी, जैसे ऊपर से किसी ने ज़्यादा रोशनी कर दी हो। लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे रोशनी कौन डाल सकता है। मुझे यहाँ कुछ अजीब होने का शक होने लगा था। वो रोशनी काफ़ी बढ़ती गई, जैसे वहाँ सब कुछ दिखना बंद हो गया, बस सिर्फ सफ़ेद रोशनी। लेकिन इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। किसी पुलिस वाले ने ऐसी रोशनी देखी नहीं। सिर्फ इसे सीसीटीवी में ही कैद किया गया था। वो कुछ 10 सेकंड के लिए रोशनी हुई होगी, उसके बाद वो रोशनी वहाँ से चली गई। उसके बाद की रिकॉर्डिंग में पुलिस स्टेशन में जैसे भगदड़ मच गई। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, जैसे उन्हें अंदर कुछ दिखा हो। ज़रूर ही उन्होंने वो लाशें देख ली होंगी। यहाँ हर कोई बातें किए जा रहा था। इस रिकॉर्डिंग से भी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा और अब मैं ये सोच रहा था कि हमें उन जंगलों में जाना ही होगा और वहीं जाकर हमें कुछ ना कुछ सबूत ढूंढने होंगे। इसके बाद मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट भी की कि हमारे साथ कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कोई उन जंगलों में जाने को मान नहीं रहा था। सबका कहना था कि वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ आने वाले को वापस जाने नहीं देते। वहाँ पहाड़ी के पीछे कई शैतानी शक्तियाँ रहती हैं। कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद शायद ही कोई वापस आता है। वहाँ कई साधु रहते हैं जो योग क्रिया करने के लिए वहाँ जाते हैं, वही उनको संभाल सकते हैं और कोई वहाँ जाकर वापस नहीं आ पाता। कई वैज्ञानिक वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आया। कहते हैं उन गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो अजीब शक्तियों को पालते हैं और वो दूसरी दुनिया से संपर्क कर पाते हैं। हमें तो उन्हीं के पास जाना था, लेकिन पुलिस वाले हमें ज़्यादा डरा रहे थे। लेकिन डॉक्टर रचना का कहना था कि वो उन लोगों के पास पहले भी जा चुकी हैं, वो उन जंगलों में जा चुकी है। तो मैं भी तैयार हो गया था। आज हमें एक ऐसा सफ़र करना था जो बहुत ही कठिन होने वाला था और ये खास था इस केस के लिए। वहाँ जाकर ही हमें कोई ना कोई सबूत या कोई काम की चीज़ मिल पाती। हम सुबह 9 बजे ही निकल पड़े। हमें पहले ट्रैकिंग करनी पड़ी उस पहाड़ी को पार करने के लिए। वहाँ तक तो रास्ता बना हुआ था और डॉक्टर रचना भी पतली सी बड़े आराम से ऊपर चढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं इन पहाड़ियों पर ज़्यादा नहीं चढ़ पा रहा था। मुझे काफ़ी मुश्किल होती गई और मैं जगह जगह पर रुकता, थोड़ी सांस लेता, पानी पीता और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाता। डॉक्टर रचना यहीं की रहने वाली थी और वो इन पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करती ही रहती थी, इसलिए उनका चढ़ना आसान था। उनका वज़न भी कम था। वो पतली सी सुंदर सी थीं और उनका कहना था कि वो यहाँ पर चढ़ती ही रहती हैं, इसलिए उनका वज़न नहीं बढ़ता और वो हमेशा फिट रहना चाहती हैं। लेकिन पिछले 3 से 4 महीने में मैंने अपना पेट बढ़ा लिया था।
काफ़ी ज़्यादा पराठे खाकर मेरा वज़न बढ़ चुका था, इसीलिए आज ट्रैकिंग में मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन उस पहाड़ी को पार करने के बाद मुझे आगे का रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर आगे मुझे जंगल ही नज़र आ रहे थे और उसकी एक तरफ मुझे पर्वत नज़र आ रहे थे। वो पर्वत काफ़ी दूर थे, लेकिन हमें दूसरी तरफ जाना था। हमें उन जंगलों के बीच से जाना था, क्योंकि वहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद डॉक्टर रचना ने मुझे कुछ खास चीज़ें बताना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन पहाड़ों पर, इन जंगलों में मुझे बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। यहाँ पर अजीब शक्तियाँ हैं, अजीब पेड़ हैं, यहाँ पर रूहानी शक्तियाँ तक रहती हैं। मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। उनका सामना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। मैं डॉक्टर रचना को भी अपने किस्से बता रहा था, कैसे मैं अलग अलग भूत प्रेत के किस्से सुलझा चुका था, कैसे मेरे साथ धोखे भी हो चुके थे और मैंने ऐसी लाशें तक देखी हैं जिसको कोई समझ नहीं पाया कि उन्हें किसने मारा। मैं तो भविष्य से आए ऐसे इंसान से मिल चुका था जो अपने भूतकाल को बदल चुका था। इससे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या हो सकती है। मैं ऐसे जंगल में भी जा चुका था जहां दूसरी दुनिया में अजीब सी चीज़ें देखने को मिली थी। यहाँ पर उससे ज़्यादा अजीब मुझे क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन वहाँ जैसे ही हम जंगल में पहुंची तो मैं आसपास रोशनी को महसूस कर रहा था। वो रोशनी आकाश से नहीं आ रही थी, यहीं पेड़ों से निकल रही थी। जैसे ऊपर से सूरज की रोशनी कम हो रही थी। घने पेड़ों में नीचे तक रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन पेड़ों से जैसे बूंदें चमक रही थी। ये बूंदें सूरज की रोशनी से नहीं चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बूंदों के अंदर से रोशनी निकल रही है। तब डॉक्टर रचना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती रही। उन्होंने मुझसे कहना शुरू कर दिया, देखा है ऐसा कभी कभी बूंदों से रोशनी निकलती देखी है? मैंने उनसे कहा, सच में ऐसा नज़ारा मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। आगे हमने हिलते हुए पेड़ देखे। वो पेड़ इंसानों की तरह हिल रहे थे। उन पर जैसे ही कोई पक्षी आकर बैठता वो उनको उड़ाने की कोशिश करते। उसके बाद डॉक्टर रचना ने कहा कि मुझे उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से वो पक्षियों को उड़ाने की कोशिश करता है, अगर मैं उसके पास गया तो वो भी धक्का देकर एक तरफ फेंक देंगे। यहाँ पर ये पेड़ ऐसे ही है। ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं और ये ऐसे हरकत नहीं करते। शायद उन पेड़ों ने हमारा आभास नहीं किया होगा। यहाँ तक वैज्ञानिक कई बार आने की गलती कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो इससे आगे निकल जाते हैं और उसके बाद वो भटक जाते हैं। इन पेड़ों की जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं है, लेकिन आगे आगे देखो क्या देखने को मिलता है। लगभग 2 घंटे तक हम उन जंगलों में घूमते रहे। मुझे डॉक्टर रचना उस नदी के पास वाला रास्ता दिखा रही थी। वो रास्ता सच में घास में से बना हुआ था और ऐसा रास्ता तभी बनता है जब कोई वहाँ से बहुत ज़्यादा सफ़र करता हो। डॉक्टर रचना ने बताना शुरू किया, वो गांव वाले इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और साल में कभी कभी ही उत्तराखंड के और शहरों से जुड़ते हैं, वरना वो यहाँ पर छिपकर ही रहते हैं। वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और दुनिया से अलग रहते हैं। साधु भी उनके पास से होकर गुजरते हैं। शायद ये रास्ता उन्होंने ही बनाया होगा। यहाँ से बहुत लोग गुजरते हैं, शायद इसलिए ये रास्ता ऐसा बना है। हम उस रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे और वहाँ पेड़ भी घने होते जा रहे थे। पेड़ों पर चढ़ी हुई बेलें, उनका रंग जैसे सुनहरी सा था। वो चमक रही बेलें काफ़ी अजीब थी। उन पर काफ़ी अलग रंग के फल लगे हुए थे। मैंने कभी भी नीले रंग के फल नहीं देखे थे, लेकिन वो चमकीले नीले फल काफ़ी ज़्यादा बड़े आकार के थे। डॉक्टर रचना मुझसे कह रही थी, इन फलों को हाथ तक नहीं लगाना है। ये देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन ये जहर से भरे हैं। अगर मैं हाथ भी लगाऊंगा तो मेरा हाथ गलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लाशें गली हुई थीं। काफ़ी सफ़र करने के बाद हमें आगे नदी के पास एक छोटा सा गांव नज़र आया। वहाँ पर लोगों ने काफ़ी कम कपड़े पहने हुए थे। ना तो मर्दों ने ज़्यादा कपड़े पहने थे और ना ही स्त्रियों ने, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक ही नज़र आ रहे थे।
मैं उन्हें पूर्ण नग्न नहीं कह सकता। हम उनके पास जाकर बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन डॉक्टर रचना ने मुझे कह दिया था मुझे 5 कदम पीछे ही रहना है। बाहर वाले लोगों से ये ज़्यादा बात नहीं करते और अगर इनको गुस्सा आया तो वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। मेरी लाश इसी नदी में मिलेगी। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डर गया था। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं 5 नहीं लगभग 10 से 20 कदम पीछे खड़ा था। डॉक्टर रचना आगे जाकर उनसे बात कर रही थी। वो ये तस्वीरें दिखाकर उनसे पूछ रही थी कि यहाँ इन 2 लोगों की लाश मिली है और वो भी पुलिस स्टेशन के बीच से, तो कैसे किसी ने उनको वहाँ पर टांगा होगा और ये लोग कौन हो सकते हैं। वहाँ उन तस्वीरों को सब गांव वालों को दिखाया जा रहा था। मैं वहीं खड़ा ये देखता जा रहा था। उसके बाद गांव के सरपंच से डॉक्टर रचना ने बात की और उनका चेहरा जैसे खिल चुका था। डॉक्टर रचना अब मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे पता लग गया है किसने ये किया होगा। डॉक्टर रचना ने बताया कि वो सामने वाली जो पहाड़ी है उस पर कोई ना कोई रह रहा है। काफ़ी समय से ऊपर से रोशनी नज़र आती है। वो वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ कर रहा है। उन्हें शक है वो झाड़ फूंक कर रहा है और उसी शैतान को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने की हिम्मत तो इन गांव वालों की भी नहीं होती। इनके पास काफ़ी अजीब शक्तियाँ हैं, फिर भी वो डरते हैं। वहाँ पर साधु भी नहीं जाते और 2 साधु ऊपर गए थे, वो भी नीचे नहीं आ पाए। इसके बाद डॉक्टर रचना ने उन गांव वालों को अलविदा कहा। मैं ये चीज़ देख रहा था कि वो गांव वाले डॉक्टर रचना के पाँव पर हाथ लगा रहे थे। वो शायद इसी तरह से आशीर्वाद लेते होंगे, लेकिन डॉक्टर रचना से वो आशीर्वाद क्यों ले रहे थे, मैं इस चीज़ को बाद में पूछने वाला था। डॉक्टर रचना उन सब के पास गई और सब ने डॉक्टर रचना के पाँव पर हाथ लगाया। मैं ये देखता रह गया। उसके बाद मैं डॉक्टर रचना को लेकर उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में मुझे काफ़ी भूख लग गई थी तो हम नदी के पास ही बैठकर कुछ खाने लगे। तब मैं डॉक्टर रचना से पूछने लगा कि वो इस तरह से उनके पाँव पर हाथ क्यों लगा रहे थे, तो डॉक्टर रचना ने बताया कि वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती रहती हैं। वो काफ़ी सामान वहाँ पर लाकर उनको देती हैं। वो अपनी सैलरी से काफ़ी खाने पीने का सामान और पहनने के कपड़े उनको देकर जाती हैं। उनको इनकी ज़रूरत होती है। उसके बदले में वो उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं। वो यहाँ के फल देते हैं, वो यहाँ की जड़ी बूटियाँ देते हैं। इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी पहले किया जा चुका है। मैं डॉक्टर रचना से जानना चाहता था कि वो इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल क्या करती हैं, लेकिन डॉक्टर रचना जैसे इस चीज़ को बताना नहीं चाहती थी और उन्होंने थोड़ा ही बताया। इन जड़ी बूटियों को जवान रहने के लिए माना जाता है। मैं भी इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जवान रहना चाहती हूँ। कौन सी लड़की ऐसी है जो जवान नहीं रहना चाहती? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती। इतनी सुंदर हूँ, अभी तक मेरी शादी तक नहीं हुई और मैं काम में काफ़ी ज़्यादा मग्न रहती हूँ। मेरी उम्र न निकल जाए और मेरी जवानी न ढल जाए तो मैं जवान रहना चाहती हूँ। इन जड़ी बूटियों को कई सालों से मैं इसी तरह से मंगवा रही हूँ। यहाँ पर काम करके मैं इनकी मदद करती हूँ, ये मुझे जड़ी बूटियाँ देती हैं। देखो मेरी उम्र वैसे जवान लगती है, मैं सुंदर लगती हूँ ना? मेरा जवाब भी यही था। बिल्कुल, आप तो काफ़ी जवान लगती हैं और 20-22 साल की लगती हैं। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद डॉक्टर रचना ने बताया, देखो तुम भी खा गए ना धोखा। मेरी उम्र 35 साल है। मैं कोई 20-22 साल की लड़की नहीं हूँ। 12 साल से तो मैं यहाँ पर काम ही कर रही हूँ, तो मैं इतनी छोटी नहीं हो सकती। मैं सच में हैरान था। उनका चेहरा चमक रहा था। वो 20-22 साल की लड़की लग रही थी, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, ये सोचकर मैं हैरान हो गया। आगे चलते चलते भी हम इसी तरह से बातें किए जा रहे थे, लेकिन वो पहाड़ी अब नज़दीक आ रही थी। अब काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था। उसके बाद डॉक्टर रचना ने कहा कि डरोगे तो नहीं? वहाँ पर हमारा सामना किससे हो सकता है? हमारे पास हथियार तो हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका सामना ध्यान से करना होगा। वहाँ कितने लोग हो सकते हैं? शायद कोई ड्रग डीलर भी हो सकते हैं जो यहाँ की जड़ी बूटियाँ ले जाकर ऊपर से कहीं बाहर भेजते हों। हमें ध्यान रखना होगा, छिपते छिपाते वहाँ पर जाना होगा। हम अब अंधेरे में उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए। सच में ऊपर से एक रोशनी चमक रही थी। हमें दूर से तो कुछ खास पता नहीं लगा,
लेकिन हम जैसे ही पास जाते गए हमें वहां पर एक छोटा सा मकान नजर आया। वो लकड़ी का बना हुआ था, जैसे 2-3 कमरे किसी ने वहां पर बना रखे हों। वहां पर शायद सामान भी हो सकता है। उन लकड़ी के घरों के ऊपर एक टीन की छत डाली गई थी ताकि पानी अंदर ना आ सके। बाहर काफी सफाई से बहुत कुछ खाने वाला सामान लगाया गया था। वहां पर टमाटर और कई सब्जियां लगाई गई थी, उनको फूलों से जैसे घेरा गया था। इस तरह का नज़ारा मैं दूर से देख पा रहा था और जैसे ही हम नज़दीक पहुंचे तो मैं उस घर के अंदर जाना चाहता था। उसका आकार दूर से छोटी कमरों जैसा लग रहा था, लेकिन पास जाकर पता लगा वो एक बड़ा सा हॉल था। मैं उसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर रचना मुझे बार बार कह रही थी, अंधेरे का समय है, ध्यान रखना होगा, हमें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आवाज़ मत करना। तभी मैंने महसूस करना शुरू कर दिया जैसे कोई मेरे आसपास हो। कभी मेरे कंधे के पास से कोई सांस मारता तो कभी पेड़ के ऊपर से हिलने की आवाज़ आती। मैं टॉर्च को मारकर ऊपर देखने की कोशिश करता, वहाँ कोई नहीं होता। नीचे से भी आवाज़ आ रही थी, कई रोशनी आसपास से चमक रही थी। वहाँ वो बूंदें भी थी जो चमक रही थी। इसी के साथ वहाँ पर बिल्कुल अंधेरे जैसा माहौल नहीं लग रहा था। आसपास रोशनी कहाँ से आ रही थी ये भी मुझे ज़्यादा पता नहीं लगा। वहाँ पर डॉक्टर रचना बिल्कुल डरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं तो जैसे चकरा रहा था। ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा था। वहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे 20 से 25 लोग हों। चलने की आवाज़ आती और मैं वहाँ पर रोशनी मारता तो कोई नहीं होता। कभी कभी तो रोशनी के बिल्कुल सामने से लकड़ियाँ हिलती जैसे किसी ने उसके ऊपर पैर रखा हो। मुझे ऐसा एहसास होता जैसे वहाँ पर अदृश्य लोग रह रहे हों। ऐसा मैं पहले भी महसूस कर चुका था। दूसरी दुनिया की आत्माएं हमारे इस दुनिया में पहुँच आएँ तो वो ऐसा ही एहसास करती हैं। वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ थोड़ा बहुत बुरा कर सकती हैं। मैं पास में ही एक तालाब देख रहा था और उस तालाब में कुछ तारें अंदर तक जा रही थी। इसी के साथ पास में एक पेड़ लगा हुआ था और कुछ बड़ी सी तारें उस पेड़ के अंदर भी जा रही थी। मैं ऐसा नज़ारा देख चुका था। क्या सच में यहाँ पर भी वैसा ही कुछ किया जा रहा था? मैं अब जल्दी से उस हॉल के अंदर जाना चाहता था और मैं आगे बढ़कर उस हॉल के अंदर चला गया। मैंने वहाँ लाइट जलाई और अंदर कोई नहीं था, लेकिन वो नज़ारा देखने लायक था। वहाँ बहुत ज़्यादा जनरेटर लगे हुए थे। इसी के साथ वहाँ पर मशीनें भी पड़ी थी। मैं इन मशीनों को पहचानता था। ये मशीनें ठाकुर भानु प्रताप की उस हवेली में रखी मशीनों जैसी थी, जैसे ये वही मशीनें हों। मुझे नहीं पता वो मशीनें कहाँ गई। क्या ये वही मशीनें थीं? उसी तरह से इन्हें भी लगाया गया था। मैंने डॉक्टर रचना को कहा कि मैं इन मशीनों को पहचानता हूँ। यहाँ पर दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया जा रहा है। यकीनन पानी से दूसरी दुनिया से कोई यहाँ आना चाहता होगा या यहाँ पर रहने वाला दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करना चाहता होगा। यकीनन वो यही कुछ करना चाहता होगा और मैं जानता हूँ उन लाशों को वहाँ पर कैसे टांगा गया होगा। अगर कोई इस दुनिया से किसी को दूसरी दुनिया में पहुँचा दे तो वो दुनिया हमारी दुनिया जैसी होती है। वहाँ से सफ़र करके वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोई उसे देख नहीं सकता। वहाँ से दोबारा इस दुनिया में लाशों को फेंक दिया जाए तो वो हमारी दुनिया में पहुँच जाती हैं। किसी को समझ नहीं आती वो लाशें वहाँ कैसे पहुँची होंगी, लेकिन उस दुनिया में कुछ ही समय के लिए वो लाशें अगर गई भी हों तो वो इतनी बुरी तरह सड़ती हैं। मैं समझ गया वहाँ पुलिस स्टेशन में उन दोनों को कैसे टांगा गया होगा। दूसरी दुनिया का सफ़र करके पुलिस स्टेशन तक उन्हें पहुँचाया गया होगा। तभी वो इस तरह से सड़ रही थी। तभी आसपास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी कोई जिंदा इंसान दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता, वो भी तो सड़ जाएगा। कोई दूसरी दुनिया की आत्मा शायद इस दुनिया के इंसान की मदद कर रही होगी, लेकिन वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो जो इतना खतरनाक काम कर रहा होगा? तब मेरी नज़र डॉक्टर रचना की तरफ गई। वो चलकर उन मशीनों को हाथ लगा रही थी। डॉक्टर रचना मुझसे बार बार कह रही थी,
मैं यकीन नहीं करती, इन मशीनों से दूसरी दुनिया का रास्ता नहीं खुल सकता। चलो करके दिखाओ। मैं अभी ऑन करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। उसके बाद डॉक्टर रचना ने उन जनरेटर्स को स्टार्ट कर दिया। सामने एक बाथ टब बनाया गया था जिसमें पानी था, उसके अंदर भी वो तारें जा रही थी। मैं डॉक्टर रचना को रोक रहा था, मत करो ऐसा, दूसरी दुनिया का रास्ता हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर जो भी रह रहा है वो भी आ सकता है। मुझे अब तक नजर नहीं आया, लेकिन आसपास मुझे आत्माओं का एहसास जरूर हो रहा है। लेकिन डॉक्टर रचना ने मेरी एक बात नहीं मानी। वो तो उन चीजों को देखना चाहती थी। उन्होंने उन मशीनों को ऑन कर दिया और वहां बहुत रोशनी चमकनी शुरू हो गई। वहां पर उस बाथ टब में मुझे आत्माएं नजर आना शुरू हो गई थी और मुझे एक आत्मा जानी पहचानी लगी। ये ठाकुर साहब की आत्मा थी जो मुझे सामने से देखे जा रही थी। वो आत्मा मुस्कुरा रही थी और वो जैसे किसी और की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसकी तरफ? उनका ध्यान किसी और तरफ था, मेरी तरफ नहीं। उन्होंने इशारा किया। वो मेरे पीछे इशारा कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर रचना, आपको वो इशारा क्यों कर रहे हैं? मशीनों को बंद करो, वो खतरनाक है। वो आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उनकी आत्मा बहुत खतरनाक है। मैं पूरी तरह फंस गया था, जल्दी बंद करो। उसके बाद डॉक्टर रचना मेरे पास आई और उन्होंने मुझे धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। वो मुझे धकेल कर उस बाथ टब में गिराना चाहती थी। वो काफ़ी तगड़ी थी और मैं कमज़ोर सा महसूस कर रहा था। शायद उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग ली थी कि वो किसी को काबू कर सके। मैंने हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन वो सच में लड़की होकर भी मुझे उस बाथ टब के काफ़ी करीब तक घसीट लाई थी। मुझे वो बाथ टब में गिराना चाहती थी, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उस बाथ टब में नहीं जाना चाहता था। मैं बार बार डॉक्टर रचना से सवाल कर रहा था, मुझे आप यहाँ क्यों गिराना चाहती हैं? क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों कर रही हैं? मेरे साथ आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? यहाँ पानी में मुझे नहीं जाना। वो ठाकुर साहब की आत्मा पहले भी मेरे शरीर के अंदर जाना चाहती थी। आपको हुआ क्या है? उसके बाद डॉक्टर रचना ने मुझे एक धक्का दिया और मैं बाथ टब के बिल्कुल पास खड़ा था। वो अब 4 कदम पीछे हटी और हंसना शुरू हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इतने सालों से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? इस घर को तो मैंने अभी अभी बनाया है। उन गांव वालों के पास मैं कब से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैं किसके लिए उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही हूँ? ठाकुर साहब के लिए। मैं उनके लिए काम करती थी। वो मेरे चाचा लगा करते थे, करीबी नहीं लेकिन दूर के। लेकिन बचपन से उन्होंने मुझे पाला है। मुझसे बहुत प्यार था उनका, लेकिन वो कैसे मर गए? वो अपने शरीर को बदलना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें फंसाया था, लेकिन तुमने उनको धोखा दे दिया। मैंने उनसे कहा, धोखा नहीं दिया, मैं अपना शरीर किसी को नहीं दे सकता। और ठाकुर साहब क्यों जिंदा होना चाहते हैं? हमारा शरीर एक ही होता है, उसके बाद हमें उसे छोड़ना पड़ता है, दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर रचना गुस्सा होना शुरू हो गई। तुम्हें अपना शरीर देना चाहिए था। तुम्हें इतने पैसे दिए, किसके लिए दिए? तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिए। तुमने नहीं की तो क्या कर सकते हैं? तुम्हें अपना शरीर देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। जड़ी बूटी से वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन किसी और का शरीर मिल जाए तो वो जिंदा हो सकते हैं। मेरी आंखें चमक आई थी। ये ठाकुर साहब की भतीजी थी और वो उनको जिंदा करना चाहती थी। मेरी हाथापाई फिर से शुरू हो गई। मैं उस बाथ टब से दूर जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे धकेल कर उसके अंदर गिराना चाहती थी। ठाकुर साहब अंदर से मुझे नजर आ रहे थे, हाथ फैलाए हुए। वो कभी भी मुझे दबोच सकते थे, लेकिन मुझे भी कई ट्रिक आती थी। मैं इतनी आसानी से हाथापाई में हार नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर रचना मुझे उसमें गिराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। उसके बाद मैंने एक दांव लगाया और डॉक्टर रचना खुद उस पानी में गिर चुकी थी। उन्हें उस पानी में धकेल कर मैं 4 कदम पीछे आ गया। मैं डॉक्टर रचना से कहने लगा, मैं यहाँ से भागकर दूर हो जाऊँगा, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन डॉक्टर रचना उस पानी में जैसे तड़प रही थी। मैं उन्हें बचा तो सकता था, लेकिन बचाता नहीं। मैं उस पानी में जाता तो ठाकुर साहब मुझे छोड़ते नहीं।
डॉक्टर रचना काफी देर तक तड़पती रही और उसके बाद वो बाथ टब जैसे फट गया। डॉक्टर रचना पानी से बाहर आ चुकी थी और नीचे गिरी काफी मुश्किल से सांस ले रही थी। मैंने डॉक्टर रचना से कहा, दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आना बहुत मुश्किल है, आप समझती क्यों नहीं? यहाँ देखो क्या हुआ। इतनी बड़ी शक्ति को हमारा शरीर नहीं संभाल सकता। क्यों मरना चाहती हो? दूसरी दुनिया बहुत खतरनाक है, वहां पर से वापस आकर कोई भी साधारण नहीं रह सकता। ठाकुर साहब की आदतें देखो, पहले अच्छी हुआ करती थी, कितना शैतानी हो चुके थे वो बाद में। मुझे अपने खास दोस्त को मारने तक तो लाए। उसके बाद डॉक्टर रचना हंसने लगी। उनकी हंसी काफी अजीब सी थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, फिर भी वो हंसे जा रही थी। मैं अब हैरान सा था। मैंने डॉक्टर रचना से कहा, अब क्यों हंस रही हैं? क्या हुआ? अब क्या करना चाहती हो? तो डॉक्टर रचना ने बोलना शुरू कर दिया, करना नहीं है, जो करना था हो गया। आखिर मुझे मिल गया, मेरा शरीर मुझे मिल गया। मैं आखिर जिंदा हो ही गया। दोबारा इस दुनिया में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं हैरान परेशान सोचने की कोशिश कर रहा था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? तो उसके बाद डॉक्टर रचना खड़ी हुई और उन्होंने बताना शुरू किया, तुम्हें क्या लगता है मैं डॉक्टर रचना हूं? मैं हूं ठाकुर भानु प्रताप। मैं जिंदा हो गया। आखिर मुझे एक जवान शरीर मिल ही गया। अगले 50 से 100 साल तो इस शरीर में मैं निकाल सकता हूं। सोचने का बहुत वक्त है, तब तक नया शरीर मुझे मिल ही जाएगा। मैं खुद हैरान था। भानु प्रताप की आत्मा डॉक्टर रचना के शरीर में पहुंच गई थी और वो खुद की भतीजी तक को नहीं छोड़ पाया। उसने जिंदा होने के लिए अपनी भतीजी के शरीर का इस्तेमाल कर लिया। उसकी भतीजी उसका कितना फायदा करती रही और उसने उसे तक नहीं छोड़ा। वो मशीन अब भी चल रही थी और उस शोर में मैं डॉक्टर रचना के शरीर को देख रहा था। उसकी चाल बदल गई थी और वो चलकर बाहर तक गई। वो डॉक्टर रचना नहीं थी, वो ठाकुर भानु प्रताप था। वो बाहर आकर आसमान की तरफ देखना शुरू हो गया। तुम्हें पता है, दूसरी दुनिया में रोशनी तक नहीं है। बहुत अजीब लाल रंग की रोशनी होती है। वहां पर शरीर से आग निकलती है और ऐसा दर्द महसूस होता है। उस दुनिया को छोड़ा जा सकता है और हमारी आत्मा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया से भी आगे निकल जाती है। लेकिन मैं जिंदा होना चाहता हूँ। जो भी जिंदा होना चाहता है वो इस दीवार के पास ही रहता है। हमें यहाँ पर बहुत दर्द होता है, लेकिन एक आस होती है दोबारा जिंदा होने की। हमें वो आस यहाँ पर दर्द को सहने के लिए ताकतवर बनाती है। आखिरकार उसका फायदा हुआ, मैं जिंदा हो गया। मैं जैसे हारा हुआ महसूस कर रहा था। जिस केस को मैं पिछली बार खत्म कराया था उसे दोबारा जिंदा किया जा चुका था। मैं ठाकुर भानु प्रताप को हरा नहीं पाया, लेकिन पास के तालाब से मुझे डॉक्टर रचना की आत्मा नजर आ रही थी। उसने हाथ फैला रखे थे। मुझे समझ में आना शुरू हो गया, शायद डॉक्टर रचना को गलती का एहसास हुआ होगा और वो वापस आना चाहती होंगी, लेकिन कैसे? एक रास्ता तो है। अगर मैं ठाकुर भानु प्रताप को उसी तालाब में फेंक दूं, शायद वो शक्ति दोबारा उसी शरीर में आ जाए। मैंने कोशिश की। ठाकुर भानु प्रताप के हल्के से शरीर को उठाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसे शायद डॉक्टर रचना के दांव पेच भी नहीं आते थे। बूढ़ा शरीर ऐसी चीज़ें भूल जाता है। बूढ़ा शरीर ऐसी चीज़ें भूल जाता है। मैंने डॉक्टर रचना के हल्के से शरीर को उठाया और उसे उस तालाब में फेंक दिया। फिर से वहाँ पर पानी हिलने लगा और डॉक्टर रचना का शरीर उछलकर बाहर आ गया। वो बेहद मुश्किल से सांस ले रहा था, या सांस ले रही थी, क्या कहता मैं? मुझे पता नहीं था यहाँ पर हुआ क्या। क्या डॉक्टर रचना की आत्मा उसके शरीर में वापस आ चुकी थी? काफ़ी मुश्किल से उसने सांस ली और उसके बाद मुझसे बात करना शुरू की। मैंने गलती कर दी थी। ठाकुर साहब तो शैतान थे, शैतान। वो तो मेरे शरीर का भी इस्तेमाल करते रहे। अब मुझे याद आया, वो मुझसे बात किया करते थे,
पानी में आ जाओ, यहाँ पर महसूस करो ये दुनिया कैसी है। लेकिन मैं जानती थी दूसरी दुनिया में जाकर कोई मेरे शरीर के अंदर आ सकता है। मैं बार बार मना करती, वो बार बार मुझसे यही बात करते, एक बार आकर तो देखो, मैं सबको संभाल लूंगा, कोई आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं डरा करती थी, लेकिन मुझे प्यार था ठाकुर साहब से। आज मुझे उनकी सच्चाई का पता लगा। दोबारा मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। मैंने डॉक्टर रचना के साथ मिलकर उस घर को आग लगा दी थी। उसके अंदर भी वो मशीनें जले जा रही थी। मुझे पता था ये डॉक्टर रचना ही है। मैंने काफ़ी देर तक बात की और कई ऐसी चीज़ें जो मुझे और डॉक्टर रचना को ही पता हो सकती थी। मैं दिमाग का टेस्ट ले रहा था कि उसे फॉरेंसिक चीज़ों का पता है। उसे सच में पता था ये डॉक्टर रचना ही थी। उस घर को हमने आग लगा दी और उस तालाब में अब भी ठाकुर साहब की आत्मा मुझे सामने हाथ फैलाए नजर आ रही थी। वो बार बार कह रहा था, मेरी मदद करो, मैं जिंदा होना चाहता हूँ। यहाँ इस दुनिया में अब मेरी कोई मदद नहीं करेगा, मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा पैसा मैंने छिपा रखा है, वो मैं दे दूंगा। डॉक्टर रचना को यहाँ फेंक दो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन जैसे ही उस घर को आग लगी, वहां मशीनें फटना शुरू हो गई। जनरेटर से तेल बाहर आ चुका था और पूरे जनरेटर को भी आग लग चुकी थी। सारी तारें सड़ना शुरू हो गई थी और वो पानी में ठाकुर साहब की वो परछाई धुंधली होती होती गायब हो चुकी थी। अब मैं वहीं थका हुआ बैठा था और मेरे साथ डॉक्टर रचना बैठी थी। मैं डॉक्टर रचना से बार बार बात कर रहा था, क्यों ऐसा किया? तुम्हें नहीं पता मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, और वो 2 लाशें तुमने कहाँ से उठाई? तो डॉक्टर रचना ने कहा कि यहाँ के गांव वाले लोगों को दफना देते हैं। मैंने उन मरे हुए लोगों को यहाँ से निकाला और दूसरी दुनिया में फेंक दिया। उनके शरीर को ठाकुर साहब ने उस पुलिस स्टेशन में टांग दिया। वहाँ से उस दुनिया में जाना आसान होता है अगर भौतिक शरीर उनके पास हो। मरे हुओं का शरीर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो सड़ता गया। उसके बाद मैं डॉक्टर रचना के साथ वापस हमारे पुलिस स्टेशन में पहुंच आया। तब तक मैंने डॉक्टर रचना को कुछ नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने पूरी रिपोर्ट पुलिस को दे दी और डॉक्टर रचना को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन पर ज़्यादा भारी चार्ज नहीं लगा। उन पर चार्ज लगा पुलिस स्टेशन में लाशें टांगने के लिए, मरे हुओं को ज़मीन से निकालने के लिए और ऐसे प्रयोग करने के लिए। लेकिन उन्हें ज़्यादा सज़ा नहीं होने वाली थी। लेकिन उनकी आंखों में मैं पश्चाताप देख चुका था। वो भी कबूल कर चुकी थी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये केस बहुत ही अजीब था और इस केस को और लोग ज़्यादा जान नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, या शायद 3। तीसरे को हम गिनती में ला सकते हैं जो दूसरी दुनिया में हो। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इसे कैसे देखना चाहोगे?